हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवा रहे हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, और जो पेपर 2 है उसके भी अवेलेबल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे है। कोई भी क्वेरी है ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, सो अब थोड़ा सा प्रिपरेशन लेवल बढ़ा दीजिए आप, और साथ में रिवाइज भी कीजिए। और किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है आप पूछ लीजिए, उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज़ यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। 38 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 39 टेस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको ये सेंड कर दिया गया है। आप अपना ईमेल चेक कीजिए, और जो व्हाट्सएप पे ले रहे हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, तो उनको जिनको नहीं मिला है उनको सेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मास्को फॉर्मेट ऑफन सीन इन न्यूज़ इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। जो मास्को फॉर्मेट है ये किस से रिलेटेड है? ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए जो तैयारी कर रहे हैं थोड़ी बहुत उनको पता होगा मास्को रशिया में है। सो आपके दिमाग में या तो न्यूक्लियर वेपन आएगा या रशिया आर्कटिक रीजन आएगा। लेकिन जो मास्को फॉर्मेट है ये शुरू किया था जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल में, अफगानिस्तान में। उस टाइम पे ये डायलॉग शुरू किया था, और इसमें रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, ये सभी कंट्रीज इसमें हैं। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी है जो इसमें ये डायलॉग हुआ है मास्को फॉर्मेट, इसमें इंडिया को इनवाइट किया है, इंडिया गया है, और ये है अफगान पीस प्रोसेस से रिलेटेड है। बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है आपके टेस्ट में 30 क्वेश्चन का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपके गलती होने के चांसेस रहते हैं। देखिए जो गवर्नर जनरल बंगाल का पहला कौन था, अगर आपको नहीं पता है तो हिस्ट्री के 3 या 4 वीडियोस अवेलेबल है। आप चैनल का जो नेम दे रखा है नीचे माई यूपीएससी, उस पर क्लिक कीजिए, और फिर उसमें जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में यूपीएचसीएससी 2022 के लिए अलग से ही लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियोज अवेलेबल है। आपको टाइम लगेगा 2-4-5 मिनट, उसमें सर्च कर लीजिए, हिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ ये सभी करवाया हुआ है सारा अच्छे से। तो जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का वो कौन थे? इट वॉज वॉरेन हास्टिंग्स। वॉरेन हास्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये कब से कब तक रहे थे? वॉरेन हास्टिंग्स रहे थे 1772 से और 1785 तक। सो ये स्टेटमेंट गलत है। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विलियम बेंटिक ये था लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड विलियम हेनरी कैवेंडिश बेंटिक, ये पूरा नाम है। कई बार है जो एग्जाम में लॉर्ड विलियम हेनरी कैवेंडिश इस तरीके से दिया हुआ है, बेंटिक नहीं देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका पूरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड विलियम हेनरी कैवेंडिश बेंटिक। ये 1774 से और ये 1839 तक रहे हैं। ये ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर भी रहे हुए हैं, और ये ही पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। कब से कब रहे हैं? 1834 से और 1835 तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं। ये इससे पहले है जो फोर्ट विलियम के गवर्नर रहे हुए हैं मद्रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, स्टेटमेंट सेकंड ही सही है, करेक्ट पूछा है तो बी सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो अब कर दीजिए, टाइम है आपके पास। डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड डिस्क्रिप्शन, इनको मैच करना है, कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। कॉग्निटिव स्टेज क्या है? ये करेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंट एरर्स के लिए।
सो कॉग्निटिव स्टेज ये किससे होगा? It is a characteristic by frequent errors and it is also the stage when the learner has to think a lot about the skill and how to execute that. So it means cognitive stage is a declarative knowledge. Associative stage, it is a larger unit associated combining steps into larger unit. So B का फर्स्ट है ऑटोमेटेड स्टेज, ये क्या होता है? ये इसमें थर्ड वन विदाउट मच अटेंशन. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी. ये आप पढ़ लिए हैं पहले से यूजीसी वगैरह में, तो ज़्यादा इश्यू रहेगा नहीं आपका ये कॉग्निटिव वगैरह. ये लिस्ट मैच करनी है और करेक्ट आंसर बताना है. झांसी, ये देखिए ये जितने भी दे रखे हैं ये सभी 1857 का जो रिवोल्ट था उससे एसोसिएटेड है. किसने किस जगह पे लीड किया है? जो 1857 का 1857 की जो क्रांति थी उसको. झांसी में किसने लीड किया है? झांसी में देखिए रानी लक्ष्मीबाई. लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लीड किया है बेगम हजरत महल ने. थर्ड वन. कानपुर में जो लीड किया है ये है अजीमुल्ला खान. एंड फैजाबाद ये अयोध्या, यहाँ पे है मौलवी अहमद शाह. सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा 4 3 2 1. ए इसका करेक्ट आंसर है. ये सब पढ़ाए जा चुके हैं इसलिए अब डिटेल में नहीं बताया जा रहा आपको, ये पहले से हिस्ट्री की क्लास में सब करवा दिए हैं अच्छे से आपको. बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में आप समझे तो ये एक इंटरनेशनल मेजरमेंट है. जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है उसका इंटरनेशनल मेजर है. ऑल द इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का एक सर्टेन टाइम पीरियड में. इसमें यूं कह सकते हैं कि ये एक रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड. किसका? ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन एक तो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया जो भारतीय हैं उनका, और एक ये है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इनका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो होता है उसका रिकॉर्ड, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है. या यूं कहें कि एक मेथड है जिसमें जो कंट्रीज मेजर करती हैं उनका इंटरनेशनल जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है एक सर्टेन पीरियड में. इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये आपके पहले करवाया हुआ है टेस्ट में, सो आपको ये पता होगा कि इसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और उसके अलावा जो फाइनेंशियल अकाउंट, ये तीन आते हैं. करंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये तीनों बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्हीं से मिलके बनता है. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव. विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और जो डेब्ट्स हैं इनसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट. ये रिसेंटली ईस्ट एशिया समिट का हुआ है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. कई बार आप लोग मैसेज करते हैं कि आप है जो ये वर्ल्ड का तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये आपके जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स है उनमें से आता है इस तरीके का क्वेश्चन कई बार. देखिए ये जो ईस्ट एशिया समिट है ये एस्टाब्लिश हुआ है 2005 में, इसकी स्थापना हुई है. इसमें टोटल 18 रीजनल लीडर्स हैं. ये इनका हुआ है अभी, टोटल 18 कंट्रीज है इसमें. और आप ये देख लीजिएगा इसमें कौन कौन से कंट्री है. एक बार टेस्ट सीरीज में तो आपको ये PDF सेंड कर दिया जाएगा जिसमें टोटल कंट्रीज इसके मेंबर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कंबोडिया, चाइना, इंडिया या यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम, कोरिया, रसिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड वगैरह, ये सारे इसके मेंबर हैं. इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक है जो. और इसकी स्थापना की थी 1991 में. किसने? इसका जो कंसेप्ट था, इसका कंसेप्ट शुरू किया था 1991 में, जो
मोहत्तर बिन मोहम्मद थे। मोहत्तर बिन मोहम्मद कौन थे? ये थे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने 1991 में ये कंसेप्ट लाए थे ईस्ट एशिया ग्रुपिंग का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम एंड रशिया, थर्ड सी। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सेस्मिक रिस्क। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स बहुत आ रहे हैं, भूकंप वगैरह रिसेंटली बहुत आ रहे हैं, इसलिए ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितने सेस्मिक रिस्क जोन हैं, कितने सेस्मिक रिस्क जोन हैं, ये पूछा जा सकता है। ये हैं 4 हैं जो रिस्क जोन हैं, और ये 4 कौन से जोन हैं? फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें सबसे ज़्यादा हाईली रिस्क कौन सा जोन है, हाईएस्ट सेस्मिक रिस्क किस जोन में है? जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क वाला है वो है जोन फिफ्थ। और जोन फिफ्थ में कौन कौन सी स्टेट्स आते हैं? कुछ पार्ट जम्मू एंड कश्मीर के, कुछ पार्ट, देखिए कुछ पार्ट जम्मू एंड कश्मीर के, कुछ पार्ट लद्दाख के, कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, और जो रन ऑफ कच्छ है गुजरात में वो भी इसी में आता है। या फिर जो नदर्न बिहार है, बिहार का जो नॉर्थ पोर्शन है वो भी इसी में आता है। अंडमान निकोबार आइलैंड का आइलैंड है वो भी जोन फिफ्थ में आता है। ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में है। और सबसे कम रिस्क किस जोन में है? ये जोन सेकंड में है। इसको आने वाले टेस्ट में और अच्छे से कवर कर लेंगे, और कोई क्वेश्चन बनता है तो। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको क्या पढ़ना है वो टाइम पे पता चलता रहेगा। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड करेक्ट आंसर बताना है, मैच करना है इसमें। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कटक ओडिशा में है। डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ये कहाँ पे है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस ये कहाँ पे है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है 3, 4, 2 एंड 1। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ऐसा नहीं है कि मैचिंग में इस तरीके से 4 की मैचिंग का पूछा जाता है, लेकिन कई बार एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। द कीवर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज एनकोडेड इन, जो कीवर्ड है कंप्यूटर का वो किस में एनकोड है? देखिए ये है, ये एस की कोड होता है। एस की कोड क्या होता है? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक्चुअली क्या है? एक करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है, फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ये एनकोडेड फॉर्मेट है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स। ये जो इवेंट्स है इनका सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका मतलब है कि पहले कौन सा हुआ है, फिर उसके बाद में कौन सा हुआ है, फिर उसके नेक्स्ट, इस तरीके से। इसका देखते हैं कौन सा पहले हुआ है, देन उसके बाद कौन सा हुआ है। जो इंडिगो रिवोल्ट है ये पीजेंट मूवमेंट था, किसानों का आंदोलन था। ये जो इंडिगो फार्मर्स थे उन्होंने जो इंडिगो प्लांट्स था उसके अगेंस्ट किया था। ये लगभग 1 साल चला था, ये शुरू हुआ था 1859। संथाल रिवेलियन, संथाल रिवोल्ट ये हुआ था 1855 टू 1856। ये एक ट्राइबल ग्रुप था संथाल्स का झारखंड में। और
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला पीजेंट रिवोल्ट कौन सा था, तो पहला पीजेंट रिवोल्ट भी यही था, संथाल रिवोल्ट जो था वो पहला पीजेंट रिवोल्ट था। और ये क्वेश्चन इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि ये ज़्यादातर ये इसमें जो है ये सारे किसानों से जुड़े हुए आंदोलन है, और आने वाले 2-3 महीने में आपको जो पहले किसान आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। डेक्कन राइट्स, जो डेक्कन राइट्स हैं ये 1875 के हैं, और म्यूटनी ऑफ सिपाही ये पता है हमें ये 1857 का है। सो अब इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि सबसे पहला कौन सा हुआ है, देन उसके बाद कौन सा हुआ है। देखिए सबसे पहला ये है संथाल रिवोल्यूशन रिवोल्ट, तो सेकंड इसका, देन उसके बाद में 1857 फोर्थ, देन नेक्स्ट है 1859 फर्स्ट, एंड देन थर्ड। नहीं दिस वन नहीं, फर्स्ट वन नहीं, ये भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, डी इसका करेक्ट आंसर है 2413। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ये जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, अभी रिसेंटली है, इससे जुड़ा हुआ कुछ हुआ है इसलिए क्वेश्चन बनाया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। फसल बीमा की भी अभी एक और किस्त वगैरह कुछ की है डीबीटी में, इसलिए बना है क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार इस तरीके से भी, तो मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट के लिए एक बार मैप को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको पता रहे इंडिया में कौन सा स्टेट किस दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ है, उसकी कैपिटल कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि यह एग्जाम में काम आने वाला है। सबसे मोस्ट ईस्टर्न वार्ड कौन सा है, देखिए ईस्टर्न वार्ड की बात करते हैं, इस तरीके से देखना है। अब इस क्वेश्चन में भोपाल है, भोपाल, देन ये बेंगलोर है, बेंगलुरु, देन ये हैदराबाद है, एंड देन ये लखनऊ है। तो ईस्ट वार्ड इस तरीके से देखना है कि कौन सा ज़्यादा ईस्ट में है। भोपाल का जो कोऑर्डिनेट है लॉन्जिट्यूड है वो कितना है, भोपाल का है 77.36 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। इसके बाद जो बेंगलुरु का है ये 77.56 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है। देन इसके बाद है जो हैदराबाद है, हैदराबाद का कितना है 78.4 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, और जो लखनऊ है इसका है ये 80.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। सो सबसे ईस्टर्न कौन सा हुआ, लखनऊ हुआ, सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए मैप वापिस से नया रिव्यू हुआ है इसलिए क्वेश्चन बनाया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स रीड एंड राइट ऑपरेशंस डायरेक्टली विथ। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक पोर्शन है कंप्यूटर का जो रिसीव और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू क्या है, एक तरीके से ब्रेन है ये, और ये अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट दोनों से, अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है उससे बना होता है, कंट्रोल यूनिट, वेरियस रजिस्टर वगैरह ये इससे रहता है। सिंपली सीपीयू को क्या बोलते हैं, इसको रेफर करते हैं एज ए प्रोसेसर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड वन, रैम। दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया है, अभी देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया है केस, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पाले में डाल दिए, बोल
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं कि इलेक्शन में जो फ्रीबीज वगैरह का अनाउंस करते हैं कि ये पहले होता था साउथ में, आपको जिनको मालूम होगा जो इलेक्शन वगैरह को इंटरेस्ट लेते हैं या जिनको करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, साउथ में पहले बोला जाता था कि आपको सोने की चेन दे दी जाएगी, ये दे दिया जाएगा, गोल्ड के लिए वोट मांगते थे। वो सिस्टम अभी देखने को मिल रहा है, लाइट फ्री, पानी फ्री, गैस फ्री, आने वाले टाइम में सांस लेना फ्री, सब फ्री हो जाएगा। सो उसी से जुड़ा हुआ है ये, इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है दिनेश गोस्वामी कमेटी, और ये चर्चा में है क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि भाई आप देखिए इसको, और इलेक्शन कमीशन ही फाइनल अथॉरिटी है इसमें। ये इसीलिए चर्चा में है क्योंकि इस तरीके की एक कमेटी पहले बनी थी 1990 में। उस टाइम पे ये जो दिनेश गोस्वामी है ये लॉ मिनिस्टर थे 1990 में, इन्हीं की चेयरमैनशिप में ये बनाई थी कमेटी कि लोकसभा इलेक्शन में जो फंडिंग है, जो खर्चा है, उससे रिलेटेड है ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन का फंडिंग। द जिल्टेज मार्केट डील्स विथ, जिल्टेज मार्केट ये क्या है? देखिए जिल्टेज क्या है, ये एक्चुअली सिक्योरिटीज हैं जो हाई ग्रेडेड बॉन्ड हैं, और ये इशू कौन करता है? जो नेशनल गवर्नमेंट है वो इशू करती है। जिल्टेज सिक्योरिटीज आर हाई ग्रेड बॉन्ड्स एंड दैट बॉन्ड्स आर इशूड बाय सर्टेन नेशनल गवर्नमेंट्स। या यूँ कहें गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी क्रिएटेड या जो इशू की जाती है गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग ए पब्लिक लोन और अन्य अदर पर्पज। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। Who among the following was the first to translate कालिदास famous work शकुंतला into English? अभिज्ञान शकुंतलम, ये पता है आपको, ये पहला इंडियन ड्रामा था जिसको ट्रांसलेट किया वेस्टर्न लैंग्वेज में। ये किसने किया था? ये विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1789 में किया था। ये ऐसा क्वेश्चन आपके जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर है वहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार। परमाक्राइसिस, ये वर्ड ऑफन सीन इन न्यूज रिसेंटली, इज रिलेटेड टू, ये वर्ड है एक्चुअली क्या है, जो डिक्शनरी है उसमें वर्ड ऑफ द ईयर 2022, वर्ड ऑफ द ईयर 2022, ये क्या है ऐड किया है, माना गया है परमाक्राइसिस। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? लिविंग इन एन एज ऑफ कॉन्टिन्यूड अपहिल, या कॉलिंस डिफाइन किया है इसको एज ए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। अभी वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या है? फूड क्राइसिस, इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी। ये तीन चीज़ें 21, 22 या 20 भी कहें, ये चल रहा है जब से, पिछले 2-3 साल से यही चल रहा है। तो 2022 में ये वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर माना है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस, और इसका मतलब क्या होता है? एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। बी इसका करेक्ट आंसर है। When a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable period is, ये जो homogeneous means क्या होता है? Homogeneous means that the property of system द यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस क्या है, या इनहोमोजीनियस कहें, वो क्या होता है? इट मीन्स दैट द प्रॉपर्टीज चेंज विद इन द सिस्टम। ये डिफरेंस आपको समझना है, होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स इनहोमोजीनियस, और वो क्या होमोजीनियस होता है कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम, और हेट्रोजीनियस चेंज विद इन द सिस्टम। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पूरे नहीं मिलते हैं, कभी पूरे करवा देते हैं, कभी टाइम की वजह से नहीं करवा पाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।